नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम के तीसरे सेमेस्टर के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक को लेकर के। और बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है थ्योरेटिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। यानी कि आपका एक वेटेज डिसाइड किया गया है कि इतने मार्क्स तक आपको थ्योरी देखने को मिलेगी, इतने मार्क्स तक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो भी बच्चों ने जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं किया है वो बड़े परेशान है कि यार किसी भी तरीके से इस सब्जेक्ट में ईआर आने से बच जाए, कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जिसको पढ़ करके हम लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एट लिस्ट पास हो सके। देखिए माय डियर फ्रेंड, जो अच्छे मार्क्स लाने की सोच रहे हैं उन बच्चों को पांचों यूनिट करनी पड़ेगी। न केवल फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना पड़ेगा, अलोंग विद उनको जो आपकी किताबें सजेस्ट की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से उन तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये आपका एक अच्छा खासा समय मांगती हैं, जो आप सभी लोग उस समय को गवा चुके हैं। तो अब जो लास्ट मोमेंट पे बच्चे सर्च कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहां पर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लें जिनके अंदर हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत ना हो और हम एज इट इज अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर उनको लिख के आ सके, तो माय डियर फ्रेंड्स इस कड़ी में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। बिजनेस स्टैटिस्टिक के अंदर पांचों यूनिट के अंदर करीब करीब 20% ऐसे टॉपिक हैं जो सर हर साल आपके एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं, जो हर साल एग्जामिनेशन के अंदर जिनके बिहा पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर यूनिट वाइज में तमाम क्वेश्चंस को आप सभी के साथ वन शॉट के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप लोगों ने ये वाला पूरा वीडियो देख लिया तो बहुत हद तक मैक्सिमम क्वेश्चन या तो एज इट इज आपको आपकी क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे या रिजेंबल होते हुए क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। बहरहाल अब ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर और देखते हैं एग्जैक्टली कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, पहली यूनिट से शुरुआत करेंगे। पहली यूनिट के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिनका नाम आप सभी भी जानते हैं। पहला है आपका मीन डेविएशन और माय डियर फ्रेंड्स दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ही रखना है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन से जुड़ी हुई जितनी मालूमात आप लोग हासिल कर सकते हैं वो आपको करनी है। क्लियर? यानी कि आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? एक तो आपको मीन डेविएशन को समझना है, एक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन को समझना है। अब मीन डेविएशन होता क्या है, किस केस में मीन डेविएशन अप्लाई करना है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप लोग पेपर में एक पर्टिकुलर टेबल बना के आते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर उस चीज का ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए मैंने जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है ना वो आपका एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। अगर आप लोग सबसे पहले बात करते हैं मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो माय डियर फ्रेंड्स दोनों ही जो आपके डिस्पर्जन को मेजर करने में काफी हेल्पफुल स्टैटिस्टिकल टूल है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, जो आपका मीन डेविएशन की बात कर लीजिए चाहे आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर लीजिए, ये हमें बताते हैं मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का मतलब ये शो करते हैं डेटा की वैल्यू को कितना स्प्रेड हुआ है एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू से। माने आपका जो डेटा का वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू से कितना स्प्रेड हुआ है, इस चीज को मेजर करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स हमारा कौन हेल्प करता है? मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जिनके बिहा पे माय डियर फ्रेंड्स ये डिफर करते हैं, ये एक दूसरे से जुदा जुदा है, जिनको आपको थोड़ा समझना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स आपका स्टेबिलिटी का। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने मीन डेविएशन के लिए कॉलम बनाया हुआ है, यहां पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कॉलम बनाया हुआ है। अगर आप लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको याद ये रखना है माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी के केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ज्यादा स्टेबल एंड रिलायबल है। वहीं अगर आप लोग मीन डेविएशन की बात करेंगे तो ये आपका लेस स्टेबल रहने वाला है। इसके बाद अगर आप लोग मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते टाइम हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। माने अगर आप लोग मीन डेविएशन की कैलकुलेशन की बात करते हैं ना तो मीन डेविएशन की कैलकुलेशन बेहद आसान होती है, सिंपल होती है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स इसकी कैलकुलेशन सिंपलर होती
होती है और इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो ये सेकंड पैरामीटर हमने किसके बिहाफ पे डिसाइड किया है माय डियर फ्रेंड्स? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के बिहाफ पे डिसाइड किया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप लोग मीनिंग लिख सकते हैं। मीनिंग का मतलब आपको डेफिनेशन देना है। जैसे अगर आप लोग मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू के अंदर हम लोग मीन और मीडियन दोनों लेके चलते हैं जब भी आप लोग जो आपका मीन डेविएशन की बात करते हैं। वही अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ ए स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी की आप लोग बात कर सकते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की आप लोग बात कर सकते हैं। अच्छा, एक एक इसका फॉर्मूला जरूर लिख के आइएगा। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा चुका हूं, इसलिए जानबूझ के मैंने यहां से कट कर दिया है। आपको इसके फॉर्मूले लिखने हैं अलोंग विद माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज और आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग साइन ऑफ डेविएशन की बात करते हैं तो यहां पे मीन डेविएशन के अंदर हम लोग इग्नोर करते हैं साइन को, क्योंकि हमारा जो पूरा यूज होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है। वही स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर यूज स्क्वायर डेविएशन, यानी कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू को नहीं यूज करते हैं, स्क्वायर डेविएशन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब गिविंग मोर वेटेज टू द एक्सट्रीम वैल्यू। क्लियर है, इसको आपको समझना है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टू एक्सट्रीम की बात करते हैं तो लेस्ट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू एंड हाईली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। माने मीन डेविएशन बहुत कम एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है, वही स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। क्लियर, इस बात को आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। अगर आप लोग यूज इन एडवांस एनालिसिस की बात करते हैं, लिमिटेड यूज इन फ्यूचर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, माने मीन डेविएशन का लिमिटेड यूज है। वहीं अगर आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो वाइडली यूज इन रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल एंड द स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। इन तमाम चीजों में किसका इस्तेमाल किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इन शॉर्ट अगर आप लोग एक कंक्लूजन देना चाहें तो कंक्लूजन ये दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आपको एक तो मीन डेविएशन करना है, अलोंग विद आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग एमडी और एसडी शॉर्ट एब्रीवेशन से ही लिख दीजिए। एमडी आपको करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पढ़ना है। थोड़ा डिटेल में जाकर के हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये पहला सवाल था। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि यहां से 99% प्रोबेबिलिटी है कि यहां से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन कंसीडर किया जाता है बेटर मेजर ऑफ वेरिएंस दैट द मीन डेविएशन। माने क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, वो बेटर मेजरमेंट या बेटर माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को बेहतर मानते हैं किससे? मीन डेविएशन से। इसको जस्टिफाई करना है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आंसर देना चाहते हैं तो हमारे पास अलग अलग चीजें देखिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसीडर सुपीरियर मेजर ऑफ डिस्पर्जन एज कंपेयर टू द मीन डेविएशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहली बात तो है बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सभी ऑब्जर्वेशन के बिहा पे काम करता है, किसी एक एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सुपीरियर है एज कंपेयर टू द मीन डेविएशन। दूसरा कारण है माय डियर फ्रेंड्स आपका मैथमेटिकल प्रीसियसनेस। ठीक है ना, यानी आप लोग ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ड ऑन द स्क्वायर डेविएशन व्हिच प्रोवाइड ए मोर साइंटिफिकली एक्यूरेट मेजर ऑफ द वेरिएबिलिटी। माने ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, ये ज्यादा साइंटिफिकली एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप लोग एमडी की बात करते हैं तो एमडी के अंदर लैक स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन होता है। दैट्स व्हाई वी कैन से कि स्टैंडर्ड डेविएशन सुपीरियर होता है एज कंपेयर टू द मीन डेविएशन। इसके बाद अगर आप लोग तीसरा पॉइंट लिखना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं ग्रेटर सेंसिटिविटी होता है। इसका मतलब हमने पढ़ा था कि जब आप लोग मीन डेविएशन की बात करते हैं तो मीन डेविएशन बहुत ज्यादा लेस अफेक्ट होता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। वहीं आप लोग क्या कहेंगे, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की एज कंपेयर टू द मीन डेविएशन। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स मोर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यू। मैंने बताया ना ये क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है, ज्यादा वेट देता है टू द एक्सट्रीम वैल्यू, मेकिंग इट मोर सेंसिटिव एंड रिलायबल इन मेजर ऑफ रियल फ्लक्चुएशन इन द डेटा। क्लियर है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इज सुपीरियर देन द मीन डेविएशन। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स एक पॉइंट ये भी हो सकता है, इसका वाइडर यूज होता है। माने वाइडर यूज का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कोरिलेशन के अंदर भी यूज करते हैं, रिग्रेशन के अंदर भी यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी यूज करते हैं। और मीन डेविएशन हैज ए वेरी लिमिटेड यूज इन एडवांस स्टडीज, बल्कि मीन डेविएशन का जो लिमिटेड यूज है किसके अंदर, एडवांस स्टडी के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ 3-4 पॉइंट बनते हैं
जिनको आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइंटिफिकली एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी होता है। आप लोग ग्रेटर सेंसिटिविटी की बात कर सकते हैं और वाइडली यूज ऑफ फ्यूचर एनालिसिस ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं। ये कुछ मेजर पॉइंट है जिनके बिहाफ पे हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सुपीरियर है एज कंपेयर टू द मीन डेविएशन। तो कई बार ये कंबाइन करके भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको डिफरेंस क्रिएट करना है बिटवीन द मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसके अलावा एक सवाल ये भी पूछा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन मीन डेविएशन के कंपैरिजन में सुपीरियर क्यों है, इसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट अगर आप लोग लिख के आते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंट और हैं जिनको आप लोग जरूर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी का पॉइंट लिख सकते हैं और थ्योरेटिकल इंपोर्टेंस लिख सकते हैं। क्लियर है? ये 2 पॉइंट और अगर आप लोग लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नोट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। माय डियर फ्रेंड, ये जो सवाल है ये आपका प्रोबेबिलिटी से रहने वाला है और प्रोबेबिलिटी के अंदर 2 थ्योरम मैंने आपको कराई थी। एक थ्योरम ऑफ एडिशन कराई थी, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कराई थी। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन के केस में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट वाली बात हुई थी, और अगर आप लोग एडिशन के केस में अगर आपको याद हो तो एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले केस हम लोग लेके चले थे। तो यहाँ पे काफी बार ये सवाल रिपीट हुआ कि आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन द एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो दोनों के बारे में आपको दोनों केसेस में, यानी कि 4 केस बन गए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इन द केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव इन द केस ऑफ द एडिशन थ्योरम। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग एडिशन थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये आपको बताना है कि सर एडिशन थ्योरम हम लोग एग्जैक्टली कहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, एटलीस्ट वन ऑफ 2 इवेंट जहां पे ऑक्यूर। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है ना कि क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 इवेंट, यानी कि 2 में से एक इवेंट आपको निकालना है। उस केसेस में आपको आंख बंद करके समझ जाना है कि हमें क्या लगाना है, एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लगाना है। याद ये रखना है जब भी आप लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखना है आपके इवेंट 2 तरीके के होते हैं। एक तो माय डियर फ्रेंड्स आपका इवेंट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं, और माय डियर फ्रेंड्स एक इवेंट होता है जिसको हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। अब याद ये रखना है जब भी आप लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं और एडिशन थ्योरम की बात करते हैं, तो एडिशन थ्योरम ये कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में आप लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करके जाना है। किस केस की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस की बात हो रही है। ठीक है, आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाया था, इसको एक्सप्लेन करके आइएगा। दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला केस क्या बन गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बन गया है। दूसरा क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर आपके एग्जाम के अंदर ये आपको लिखना है कि नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में हम लोग फॉर्मूला बदल देते हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ एडिशनल फैक्टर आ जाते हैं जिनके बिहाफ पे नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की एक तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। पी ए और आप लोग यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, पी ए यूनियन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम लोग कहेंगे प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे माइनस कर देना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूले के अंदर चेंज आ जाएगा, माने फॉर्मूला तो सेम यही है लेकिन यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने है, अगर आप लोग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ये लगेगा, और अगर आप लोग नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। और दोनों ही केसेस कौन से हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपके एडिशन थ्योरम वाले हैं। ठीक है, अब वहीं अगर आप लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन के केस में भी हमारे पास 2 केस बनेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बनेगा, एक डिपेंडेंट इवेंट के लिए बनेगा। याद ये रखना है जब भी आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द पी ए मल्टीप्लाई में पी बी। वहीं अगर आप लोग डिपेंडेंट की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, पी ए, यहां पे ध्यान रखिएगा हम लोग क्या कहने वाले हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द पी ए मल्टीप्लाई में पी बी अपॉन ए। यानी कि अब ध्यान से देखिएगा इसका क्या लफड़ा है। सबसे पहला ये वाला फॉर्मूला तो बहुत आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, आपको क्या
निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं पी ए की डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, पी बी के साथ। अगर आपके ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, माने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, लेकिन आपके इवेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट है, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द, हम लोग सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स पी ए लेके चलेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, ए इंटरसेक्शन बी है तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, बी ऑफ ए कहेंगे। याद ये रखना है इसको कैसे निकाला जाता है, माने अगर आप लोग बी ऑफ ए को निकालना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, और आपको ये याद रखना है जो नीचे है, नीचे क्या है आपका ए है, उसकी प्रोबेबिलिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जैसे ये अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें, जैसे मैं आपसे पूछ लूं पी ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है, पी ए बाय बी डिपेंडेंसी निकालनी है, तो हम लोग क्या कहेंगे, सर हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, और फिर हम क्या कहेंगे, पी बी से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कब अप्लाई की जाती है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बोथ इवेंट अकर साइमल्टेनियसली। अगर दोनों इवेंट कैसे अकर होते हैं, साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, तो उस केस में आप लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम निकालते हैं, अप्लाई करते हैं, और एटलीस्ट वन ऑफ टू इवेंट अगर आपसे कहा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे नहीं लेके जाना चाह रहा मैं, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना उसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात करना है, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी सवाल आता है, तो नोट कर लीजिएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्वेश्चन किसके ऊपर आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आता है। तो आप लोग मेक श्योर करके सॉरी इन दोनों क्वेश्चंस को तैयार कीजिएगा। अब देखिए अगर आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या पढ़ाया था पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपने आप में क्या होता है कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो डिस्क्राइब करता है किसको, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ ए इवेंट अक्यूरिंग इन द फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम और स्पेस। माने आपका जो इवेंट है वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अकर होता है या एक फिक्स स्पेस के अंदर अकर होता है, when these events occur randomly and the independently at a constant average rate lambda। जो आपका constant average rate क्या लेके चले हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग constant average rate आपका lambda लेके चले हैं, इस बात को नोट कर लेना है। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर कंसीडरेशन में रखिएगा जब भी आप लोग बात करते हैं किसकी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू द स्मॉल x। अब याद क्या रखना है, याद ये रखना है इसका फॉर्मूला होगा e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा, और मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, लैम्डा की पावर x करना है, डिवाइड कर देना है इसको x फैक्टोरियल से। तो माय डियर फ्रेंड्स ये छोटा सा फॉर्मूला है जो किसके अकॉर्डिंग आता है, ये आता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज है इनका अपना मीनिंग होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं x की, x का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस होएगा। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे x का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंस होता है। और अगर आप लोग e की बात करते हैं, e एक्सपोनेंशियल होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको याद रखनी है 2.718। ठीक है, डायरेक्ट आपको पुट करना है एक्सपोनेंशियल। अच्छा लैम्डा रह गया, लैम्डा का मतलब होता है एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है ना, यानी कि जो भी अकरेंस है उनका एवरेज ले लेंगे, तो आप लोग क्या कहेंगे, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगा, एवरेज नंबर ऑफ अकरेंस। तो बहुत छोटी सी बात मैंने आपको बताई है जिसके ऊपर आपको जरूर गौर फरमाना है कि क्या जब भी आप लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इस तरीके से डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लिख के आएंगे। और यहाँ पे भी लिखा हुआ देखिए लैम्डा क्या होता है, एक्स क्या होता है, और यहाँ पे देखिएगा एक्सपोनेंशियल की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी माय डियर फ्रेंड्स आपको गिवन है। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको अपने क्वेश्चन को टैकल करना बड़ा आराम से हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। समझ में आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्वेश्चन ये है माय डियर फ्रेंड्स, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये आपको ये बताना है कंडीशन कंडीशंस अंडर विच, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, कंडीशंस अंडर विच पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड। किन कंडीशन के अंदर हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को
यूज करते हैं। सबसे पहले रैंडम अकरेंस ऑफ द इवेंट, ये भी मैंने पढ़ाया था। इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट के अंदर कांस्टेंट एवरेज रेट अगर आपका गिवन है तो उस केस में भी हम लोग अप्लाई करेंगे। रेयर इवेंट के अंदर, डिस्क्रीट डेटा के अंदर, नॉन साइमल्टेनियस इवेंट के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड 6 कारण है जिनको आप लोगों को पेपर के अंदर एज इट इज छाप देना है अगर ये सवाल रिपीट होता है या इससे जुड़ा हुआ सवाल आता है। अगर आपसे पूछा जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या है, तो माय डियर फ्रेंड 6 के 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। कोई ऐसा समझने वाली बात नहीं है, सिर्फ याद करो और पेपर में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक बार फटाफट से डेफिनेशन देखते हैं, एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है क्या। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने आप में एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सर्टेन नंबर सक्सेस इन ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है, फिक्स्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल में अगर आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस केसेस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उन्हीं में लगता है जहां पे आपकी दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो आपका फेलियर रहेगा या तो आपका सक्सेस रहेगा। उस केस में आप लोग क्या लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस केस में आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, ठीक है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जैक्टली कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी, जिनको आपको याद करना है। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए। माने आपको, आप जब ट्रायल करते हो ना किसी भी इवेंट को, तो उसके नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए। ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम। हर एक ट्रायल के अंदर कितनी आउटकम होनी चाहिए, 2, या तो सक्सेस या तो फेलियर। ट्रायल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ट्रायल कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेशन पी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेशन पी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और आगे क्या है, रैंडम वेरिएबल काउंट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये आपकी कुछ कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स, जिन केसेस में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, आप लोग स्मॉल x लिखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है। यहाँ पे n लेंगे, यहाँ पे x लेंगे, p की पावर x लेके चलेंगे, q की पावर n माइनस में x लेके चलेंगे। पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है, मेमोराइज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स। x का मतलब होता है नंबर ऑफ सक्सेसेस की, इतने ट्रायल में कितना सक्सेस हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेशन को p से रिप्रेजेंट किया जाता है। q को निकालते हैं 1 माइनस p से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको बोलते हो, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज भी आपको याद करनी है, हालांकि यहाँ पे 2 ही लिखी हुई है। मैंने पिछली क्लास के अंदर, जहां पे मैंने वन शॉट के अंदर रिवाइज करवाया था, वहां पे डिटेल में पढ़ाया था। मीन का फॉर्मूला अगर आप कहेंगे म्यू इज इक्वल टू द, हम लोग n और p की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही अगर आप लोग वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग np क्यों कर देते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, पेपर में पूछा जाता है। और कई बार पूछ लेते हैं भाई साहब इसकी एप्लीकेशन भी बताइए। तो एप्लीकेशन कहां पे है, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव आइटम अगर आपको फाइंड आउट करना है। मार्केटिंग के अंदर सक्सेस होगा कि फेलियर, कैंपेन में इसका इस्तेमाल होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। इलेक्शन प्रेडिक्शन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स बाइनोमियल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग विद द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किन किन कंडीशन में अप्लाई होती है, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर जो जो टर्म्स आप लोग यूज करते हैं, रिप्रेजेंटेशन आप लोग यूज करते हैं, वो क्या रहने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट बात, और एन और एक्स आपको खोलना आना चाहिए। एन और एक्स को कैसे निकाला जाता है, एन और एक्स को सोल्व करने का भी एक फैक्टोरियल फॉर्मूला होता है। एन फैक्टोरियल अपॉन में आप क्या कहते हैं एक्स फैक्टोरियल, वो वाला पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आया। अब आगे देखिए, अगली यूनिट शुरू हो जाती है। अगली यूनिट का इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है ये, जिसको आप लोग कहते हैं कोरिलेशन ऑलवेज सिग्निफाई ए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि आप सभी ने पढ़ा होगा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो कोरिलेशन है ना, वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा सिग्निफाई करता है कॉज इफेक्टिव रिलेशन। तो आप सभी जानते हैं कॉज इफेक्टिव रिलेशन हमेशा कोरिलेशन की वजह से क्रिएट नहीं होता है। कोरिलेशन जो डिग्री बताता है और डायरेक्शन बताता है, 2 फंक्शन या 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन की। इस बात को आपको ख्याल रखना है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग सीधा लिखेंगे नो कोरिलेशन डज नॉट ऑलवेज सिग्निफाई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब इसका जस्टिफिकेशन आपको देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोरिलेशन इज ओनली इंडिकेट, मैंने बताया ना ये क्या इंडिकेट करता है, डिग्री एंड द डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल। मैंने बताया ना कोरिलेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द 2 वेरिएबल्स। बट इट डज नॉट प्रूव दैट वन
वेरिएबल कोज चेंज इन अनदर, ये चीज प्रूफ नहीं करता कि वन वेरिएबल कोज करता है चेंज इन अनदर। समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन और भी है। क्या है? रीजन वाई कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कोजेशन। अब यहाँ पे क्या क्या करना है, देखिए कुछ पॉइंट है जिनको आपको पेपर के अंदर एज इट इज लिख के आना है। पहला पॉइंट क्या है, आप कहते होगे पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वेरिएबल, आगे क्या लिख दोगे, कोइंसिडेंशियल रिलेशनशिप एंड रिजर्व कैजुअलिटी और लैक ऑफ द कंट्रोल। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, इनके नीचे मैंने छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन भी डाल दी है, इनको पढ़ लेंगे, एज इट इज लिख देंगे, तो इससे बाहर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें मैंने वन शॉट जो रिवीजन कराया था ना, वहां पे सारी चीजें पढ़ा दी थी, ताकि आपका एक रिवीजन बने, आपको फॉर्मूले याद हो, और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में भी ना आए ना, तो वहां पे एटलीस्ट आप लोग फॉर्मूले वगैरह लिख के आए, तो स्टेप वाइज मार्किंग के अंदर आपको कुछ मार्क्स मिल जाए। इसी तरीके से मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई है, इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अच्छा, अभी कल परसों ही मैंने क्लास ली थी, जहां पे हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कोरिलेशन को अंडरस्टैंड किया था, हमने रिग्रेशन को अंडरस्टैंड किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पढ़ना है कोरिलेशन के अंदर और रिग्रेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या डिफर करता है, कैसे क्या क्या चीजें आपकी डिफरेंस होता है। तो एक बार फटाफट से क्विक डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, पहले हम लोग मीनिंग के ऊपर बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल, और आप मेजर यूज्ड की, रेंज ऑफ वेरिएबल की, इफेक्ट ऑफ चेंज टू द ओरिजिन एंड स्केल, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये कुछ पैरामीटर हैं जिनके बिहाफ पे बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं, तो कोरिलेशन बताता है डिग्री एंड द डायरेक्शन ऑफ ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, सिंपल सा है। वहीं रिग्रेशन आपको बताएगा फंक्शनल रिलेशनशिप इन इट्स प्रेडिक्शन, माने आप लोग क्या कहेंगे, डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप एंड हेल्प इन द प्रेडिक्शन, माने फंक्शनल रिलेशनशिप के प्रेडिक्शन में केवल और केवल रिग्रेशन हेल्प करता है। अगला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड हाउ क्लोजली वेरिएबल आर रिलेटेड, माने आपको ये निकालना है कि आपके वेरिएबल कितने क्लोजली रिलेटेड हैं, तो हम लोग कोरिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिग्रेशन के अंदर हम लोग करते हैं टू एस्टिमेट और प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फ्रॉम द अनदर, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेचर ऑफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन होता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं एसिमेट्रिकल, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है रिग्रेशन के अंदर। अगर आप लोग ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो आप लोग कहेंगे कोरिलेशन के अंदर नो डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई फर्क नहीं होता है, वन वेरिएबल इज डिपेंड ऑन द अनदर इंडिपेंडेंट। ये केस किसके अंदर आता है, रिग्रेशन के अंदर आता है। मेजर यूज की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोरिलेशन के अंदर आप लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिग्रेशन के अंदर आप लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते हैं, हमने निकालना सीखा था, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेंज की बात करते हैं, तो कोरिलेशन के अंदर -1 से +1 एग्जिस्ट करती है। रिग्रेशन के अंदर कोफिशिएंट की कोई लिमिट नहीं होती है, ये वाला पॉइंट भी आपको लिख के आना है। इसके अलावा कोरिलेशन के अंदर आर इज अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड द स्केल, अगर आप लोग ओरिजिन को चेंज कर देते हैं, स्केल को चेंज कर देते हैं, तो आर अनअफेक्टेड रहता है, लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट आर अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ स्केल, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, कोरिलेशन की बात करूं तो शो बाय ये स्कैटर डायग्राम, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्कैटर डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिग्रेशन के अंदर शो बाय द रिग्रेशन लाइन, जिसको एक्स और वाई ऑन रिप्रेजेंटेशन बोलते हो। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और थ्योरी के अंदर एक और चीज है ना, कि आपको केवल और केवल क्या करना है, रटना है, याद करना है, कोई ज्यादा आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, कोई और तिकड़म है ही नहीं ना। मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक है कि मैं आपको दे दूं जिसका इस्तेमाल करके आप लोग निमोनिक्स वगैरह, मेरे लिए वो ज्यादा यूजफुल नहीं रखते, वो मायने नहीं रखती है। आपको पढ़ना है, अपने दिमाग में चीजों को रखना है और जस्ट आपको प्रेजेंट करना है, ये डेढ़ बातें ही हैं सेमेस्टर 3 के अंदर। हाँ, एफएम की बात करें तो वहां पे काफी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बहुत कुछ वहां पे होता है, लेकिन यार बिजनेस स्टेटस की थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोग प्रैक्टिकल की बात करें तो वहां पे भर भर के चीजें होती है, वहां पे काफी दमदार कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना होता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड कि आप लोगों को किस तरीके का क्वेश्चन टैकल करना है। तो सारी चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इनमें इतना आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। जिन्होंने रिवीजन वाला वीडियो देखा होगा उन सभी को इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए होंगे, वो अपने हिसाब से पढ़ने के बाद चीजों को एक तरीके से बना भी पाएंगे। इसके अलावा आपकी एक चैप्टर है टाइम सीरीज एनालिसिस, आप सभी को पता होगा, मैंने बताया था यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है टाइम सीरीज एनालिसिस के कंपोनेंट क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो अब देखते हैं फटाफट से टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आप सभी को याद हो तो मैंने क्या कराया था, टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब होता
है टाइम सीरीज इज ए सेट ऑफ ए डेटा कलेक्टेड एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ द टाइम। ऐसा डेटा जिसको एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर कलेक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है, टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाता है। टाइम सीरीज एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक, ये भी मैंने बताया था, जिसको यूज करते हैं हम लोग पैटर्न चेंज इन डेटा ओवरऑल ए पीरियड ऑफ टाइम को ऑब्जर्व करने के लिए। एग्जांपल आप लोग माय डियर फ्रेंड्स दे सकते हैं, जैसे मंथली सेल्स ऑफ ए कंपनी हो गया, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो गया, डेली स्टॉक प्राइस हो गया, या आपका क्वार्टरली प्रॉफिट हो गया। तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारी हेल्प कौन करता है, टाइम सीरीज एनालिसिस करता है, जहां पर हम लोग डेटा को एक पर्टिकुलर इंटरवल पे रिकॉर्ड करते हैं। और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये आपको पढ़ाए थे मैंने, क्या क्या ऑब्जेक्टिव बताया था, हमने पढ़ा था टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर, पीछे के बिहेवियर, पास्ट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम सीरीज एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए, सीजनल वेरिएशन को एनालिसिस करने के लिए, साइक्लिक मूवमेंट को समझने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, इरेगुलर वेरिएशन का, और फोरकास्ट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर आपसे पूछा जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या है तो तमाम चीजें आप लोग जरूर लिख के आएंगे। अगर आप लोग बात करते हैं कंपोनेंट की, तो मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहने वाली है जिसको आप लोग क्या कहोगे, कंपोनेंट कहोगे। और अगर आप सभी को याद हो तो कंपोनेंट के अंदर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेंड, अगर आपको याद हो। सेकंड नंबर पे हम लोग क्या लेके चले थे, सीजनल लेके चले थे। फिर हम लोगों ने क्या लिया था, साइक्लिक लिया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इरेगुलर लिया था, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रैंडम भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आई कहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर टोटल ये 4 ही तरीके के क्या होते हैं, वेरियस कंपोनेंट होते हैं, जिनको आपको पढ़ना है। नाम से ही आप लोग आइडिया लगा पा रहे होंगे, नाम से ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है। ट्रेंड का मतलब होता है, ट्रेंड शो करता है लॉन्ग टर्म मूवमेंट को इन द डेटा ओवर ए पीरियड ऑफ द टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर एक डेटा के अंदर लॉन्ग टर्म मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट करता है उसको ट्रेंड बोलते हैं, एक लंबे समय तक। यानी कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे परसिस्टेंट होती है अपवर्ड या तो डाउनवर्ड मूवमेंट के अंदर, या रिप्रेजेंट जर्नल ग्रोथ और डिक्लाइन, या तो जर्नल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है या डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के अंदर आप लोग कह सकते हैं कंटीन्यूअस इंक्रीज इन कंपनीज एनुअल सेल। ठीक है ना, इसमें आप लोग क्या एक तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ट्रेंड का ऑब्जर्व करते हैं। जो ट्रेंड टाइम सीरीज का एक कंपोनेंट होता है। इसके बाद आपका सीजनल वेरिएशन होता है। सीजनल वेरिएशन सीजन के हिसाब से, यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हैं शॉर्ट टर्म जो आपका पीरियोडिक मूवमेंट है, जो रेगुलरली विद इन ईयर होता है, जैसे रिपीट एट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, कॉज्ड बाय ए क्लाइमेट एंड द सोशल फैक्टर। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है ना, हायर सेल ऑफ ए अम्ब्रेला ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या आइसक्रीम का जो है गर्मियों में बिजनेस अच्छा होता है, तो वो एक सीजनल वेरिएशन है। ठीक है ना, ऐसे आप लोग कहेंगे साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन को आप लोग कहते हैं वेव लाइक मोमेंट। ठीक है ना, ये क्या होता है, अराउंड द ट्रेंड ड्यू टू द इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से साइक्लिक वेरिएशन का मतलब होता है वेव लाइक मोमेंट। क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वेव लाइक मोमेंट होता है। ओकर ओवर ए पीरियड लोंगर देन ए 1 ईयर, एक साल से ज्यादा में आता है। जैसे कॉज्ड बाय ए बिजनेस साइकिल, लाइक ए बूम हो गया, रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, तमाम चीजें हैं। फ्लक्चुएशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यू टू द इकोनॉमिक साइकिल, ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप लोग लिख देंगे। और इरेगुलर के अंदर अनप्रेडिक्टेबल और सडन चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया है, युद्ध वार हो गया है, स्ट्राइक हो गया है, पेंडेमिक हो गया है। तमाम चीजें किसको रिप्रेजेंट करती हैं, आपके इरेगुलर रैंडम वेरिएशन को एक्सप्लेन करती हैं। तो कंपोनेंट के अंदर क्या क्या लिखना होगा आपको, वेरियस कंपोनेंट के अंदर ट्रेंड हो गया है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सीजनल वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, साइक्लिक वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन को माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद इंडेक्स नंबर से एक सवाल आएगा जो मैं पढ़ा चुका हूं, वेरियस टेस्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ इंडेक्स नंबर, इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको करना है। और यहाँ पे आपको टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑफ ए इंडेक्स नंबर, इसको आपको पढ़ना है। अच्छा, फीचर आइडियल इंडेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फीचर भी पढ़ चुके हैं, लेस पेयर भी पढ़ चुके हैं। ये कुछ बातें हैं, ठीक है, फॉर्मूले हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को एक्सप्लेन करना है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, ये वाला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा था। यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसके अलावा आप लोग फटाफट से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूं, बाकी मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर ही दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इनको। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये रटना ही है आपको। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, मेन प्रॉब्लम फेस्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेरियस टेस्ट ऑफ
एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो गया, सर्कुलर टेस्ट हो गया और आपका प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट हो गया, ये भी आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम रिवर्सल टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर, फीचर आइडियल इंडेक्स क्या होता है इसको भी आपको पढ़ना है, इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। इसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होता है और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आती है कैसे आप लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था वहां पे मैंने बताया था आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस ये रहेंगे और आप सभी कह रहे थे कि हमें इनका आंसर चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वन शॉट के अंदर मोटा मोटा हमने देख लिया है कि एग्जैक्टली क्या कुछ आपको पढ़ के जाना है। बाकी मैं समझता हूं इस पेपर के अंदर काफी पैनिक है, क्योंकि पैनिक होगा भी, ऑब्वियस सी बात है, पैनिक होगा भी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, वो भी एक कॉमर्स ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, समझ में आया ना। तो ये आपको पहले समझना था, आपके पास 6 महीने का समय होता है, आपको उस टाइम पे पढ़ना था, फिर भी पास आप लोग हो सकते हो। कैसे पास हो सकते हो, देखो, अगर आप लोग थ्योरी कर लेते हैं, आप लोग मान के चले आपका जो थ्योरी का परसेंटेज है वो कितना रहता है, 20 to 22 नंबर आप लोग थ्योरी कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ाया हुआ है। इसके बाद एक पूरी यूनिट आपकी कराई हुई है, यूनिट नंबर 4 है कि 5 है देख लीजिएगा, उसके अंदर से तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो मोटा मोटा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग पास हो सकते हैं, इतना कंटेंट मैंने डाला हुआ है कि आप लोग बड़े प्यार से पास हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, लास्ट मोमेंट पे इतनी हेल्प कर सकता हूं, बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करने होते हैं और आप सभी को पता है इनकम टैक्स की पूरी प्लानिंग चल रही। चलिए अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।